The elements which give the greatest number of oxidation states occur in or near the middle of the series. मतलब जो elements हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स देते हैं वो मिडल ऑफ द सीरीज में आकर करते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो वो काफ़ी ज़्यादा हैं, वो मैक्सिमम नंबर पे हैं। जैसे कि Mn हो गया, Mn में D5, तो D5 पांचों इलेक्ट्रॉन्स उड़ सकते हैं और 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स उड़ जाएंगे इसके, तो 7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये दे पाएगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं ये मिडल वाले एलिमेंट्स दे पाएंगे क्योंकि इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि निकाले जा सकते हैं, जो कि उड़ सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बनाने के लिए। मैंगनीज फॉर एग्जाम्पल एग्जिबिट्स ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +2 to +7, यही मैंने अभी बताया। द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स stems either too few electrons to lose or share scandium titanium। इसका ये मतलब है कि जैसे स्कैंडियम और टाइटेनियम में इसमें +3 दिखाई जाती है और इसमें +2 +3 और +4 दिखाई जाती है। लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही हैं एंड्स पे, ये एंड्स पे आते हैं ना, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, और फिर ऐसे चलते चलते ये मैंगनीज, और फिर चलते चलते कॉपर और जिंक। तो ये एंड और ये एंड इधर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो कम दिखाई जाती हैं क्योंकि इनके पास टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू शेयर हैं, टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू लूज और शेयर स्कैंडियम टाइटेनियम, और टू मेनी डी इलेक्ट्रॉन्स हेंस फ्यूअर ऑर्बिटल्स अवेलेबल। मतलब ये तो हो गए टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू शेयर, और ये दोनों का केस हो गया टू मेनी डी इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास खूब सारे डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बचे इनके पास। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है यानी कि भरा हुआ है पूरा पूरा डी भरा हुआ है, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे भरा हुआ है, तो फिर शेयरिंग नहीं हो पाएगी और इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये कॉपर जिंक की बात हो गई इधर, है ना। टू मेनी डी इलेक्ट्रॉन्स हेंस फ्यूअर ऑर्बिटल्स अवेलेबल इन विच टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद अदर्स, मतलब ऑर्बिटल्स ही इनके पास खाली नहीं पड़े जिसमें शेयर कर पाए ये किसी और के साथ। थस अर्ली इन द सीरीज स्कैंडियम +2 इज वर्चुअली अननोन, ये आ सकता है अकेला, इसको दे देंगे कि स्कैंडियम +2 जो है वो एग्जिस्ट करता है, ये स्टेटमेंट 1 में दे देंगे, एंड ये स्टेटमेंट 2 में दे देंगे। टाइटेनियम +4 इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम +3 और टाइटेनियम +2। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, मतलब स्कैंडियम +2 एग्जिस्ट नहीं करता है, स्कैंडियम +2 एग्जिस्ट नहीं करता है। +2 अगर बनाएंगे इसको तो 3d1 बचेगा और +3 में ये इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, तो सीधा ये नोबल गैस में जाएगा, यानी कि +2 में नहीं आएगा ये, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सीधा +3 में एग्जिस्ट करता है। और टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम में भी जैसे हम D2 होता है, D2 और S4S2, 3D2 4S2, तो ये अपना टाइटेनियम की बात हो रही है। टाइटेनियम में +4 ही तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये सारे उड़ जाएंगे तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, आर्गन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो टाइटेनियम +4 जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी टाइटेनियम +3 या +2 के मुकाबले। एट द अदर एंड द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इज +2, नो डी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड। छोटा सा डब्बा ऊपर, आप इसको पढ़ते हो, आप कहते हो कोई मतलब नहीं है। इसी साल जेई मेन 2024 के पहले पेपर में, फर्स्ट अटेम्प्ट के पेपर में इस डब्बे से सवाल आया, कहीं बाहर से, कोई जेडीली या हुई किटर का सवाल नहीं था, एनसीईआरटी का सवाल है। देखो कहां गया, ये रहा। कह रहा है, हाँ, कह रहा है फॉर एग्जाम्पल ग्रुप नंबर 6 में सरस्वती तेरी वंदना करे मन फिर क्यों नहीं कुछ जाने। कह रहे ग्रुप नंबर 3 4 5 6, ग्रुप नंबर 6 में ध्यान से देखो, MO6 and W6 are found to be more stable than chromium से। कह रहे जब आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते थे तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या कहते थे, जब हम नीचे जाते हैं ना इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, उस इनर्ट पेयर इफेक्ट के लगने की वजह से नीचे हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है,
कम स्टेबल हो जाती है ना, जैसे हमने पढ़ा था लेड की +2 स्टेबल है या +4, हम कहते थे +2 स्टेबल है ना। बोरॉन की +3 स्टेबल है, स्कैंडियम की +3 स्टेबल है, नीचे थैलियम इंडियम की +1 ज्यादा अच्छी माने जाने लग जाती है। कह रहा ऑन द कॉन्ट्ररी डी ब्लॉक में बिल्कुल उल्टा होता है। डी ब्लॉक में उल्टा क्या है, कह रहा क्रोमियम +6 उतना स्टेबल नहीं है जितना MO पे +6 और W पे +6 स्टेबल है। देख लो, मोटे वाले कुरकुरे, मोटे वाले कुरकुरे दिख रहा है, या मोमोज, या कुरकुरे वाले मोमोज, कुरकुरे वाले मोमोज। कह रहे इन तीन को कंपेयर करो, क्रोमियम +6 स्टेबल नहीं है मगर W+6 और MO+6 ज्यादा स्टेबल है। कह रहे क्रोमियम 6 इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेटिन एसिडिक मीडियम इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ये भी जानते हो ना, Cr2O7 जहां क्रोमियम +6 में है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि ये MO+6 या W+6 दीज आर नॉट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखी है। Low oxidation states are found when a complex compound has ligands capable of pi acceptor character in addition to the sigma bonding. For example, in NiCO4 and FeCO5, the oxidation state of nickel and iron is 0. इसका ये मतलब मेटल लिगेंड की जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है अपना, इसमें अगर लिगेंड के साथ, जैसे कि जो कार्बोनिल लिगेंड्स होते हैं, इनके साथ खास करके पाई बॉन्डिंग भी होती है सिग्मा बॉन्डिंग के साथ। ये वाली जो बॉन्डिंग है ये पाई बॉन्डिंग भी होती है सिग्मा के साथ। तो जैसे ML कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में है ये, वैसे तो लिगेंड मेटल को देता है सिग्मा बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, लेकिन पाई बॉन्डिंग में क्या होता है, जो मेटल है वो लिगेंड को देता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये है कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट अपन को याद रखना है, अगर असर्शन रीजन या स्टेटमेंट में आए तो हाई नहीं, तो इधर तो सिग्मा बॉन्ड इसने दिया और पाई बॉन्ड मेटल से इधर ले लिया, तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इधर तो बढ़ गई, और इधर इसने वापस कम कर दी तो मेटल की तो न्यूट्रल हो गई ना, तो यानी कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, लो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। ठीक है, तो हाई गलत है, अगर स्टेटमेंट में आए कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है अगर अपना जो लिगेंड है वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, वैसे भी पाई एक्सेप्टर वाले जो होते हैं वो कार्बोनिल होते हैं, कार्बोनिल लिगेंड्स होते हैं, तो इसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे भी 0 होती है, तो ये मेटल की भी 0 ही रखता है, तो मेटल की 0 मतलब लो। तो पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर है अगर सिग्मा बॉन्ड के साथ, तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाउंड होती है मेटल के अंदर। जैसे कि NiCO4 में निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी 0 है FeCO5 में। पहले मेटल से M2 पॉजिटिव एक्वस बनाने के लिए जो आपको E0 दे रखा होता है, किसी भी मेटल का जो E0 सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है ना, वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला वो डिपेंड करता है एटोमाइजेशन पे, कि किसको आसानी से एटोमाइज कर सकते हो, फिर वो डिपेंड करेगा फर्स्ट आयनाइजेशन पे, फिर वो डिपेंड करेगा सेकंड आयनाइजेशन पे, लास्ट में वो डिपेंड करेगा हाइड्रेशन पे। तो 4 चीजों पे ये डिपेंडेंट होता है। क्या ये बात सही है? एटोमाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, IE1 रिक्वायर्ड है, IE2 रिक्वायर्ड है, जबकि हाइड्रेशन क्या है? एनर्जी रिलीज। ध्यान से देखो, the unique behavior of copper having a positive E0 accounts for its inability to liberate hydrogen from acid। आपको पता है कॉपर HCl के साथ है ना हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता, मतलब कॉपर खुद ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता, जिसकी वजह से वो H+ को रिड्यूस नहीं कर पाता। ये सब जानते हैं। ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स जैसे कि नाइट्रिक एंड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं। HNO3 की रिएक्शन होती है, यहां पर कॉपर का नाइट्रेट बनता है, मगर HNO3 की ही रिडक्शन होती है, नाइट्रोजन की ही रिडक्शन होती है, H+ से कोई मेल झोल नहीं रखता, है ना। तो कॉपर को ऑक्सीडाइज करना पॉसिबल है विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स वेयर द एसिड इज बीइंग रिड्यूस्ड। कह रहा है ऐसा क्यों हुआ? सोचो ना, वो कह रहा है देखो कॉपर से, अगर आप कॉपर सॉलिड से कॉपर 2+ एक्वस बनाना चाहते हो, देखो द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म कॉपर सॉलिड टू कॉपर 2+ इज नॉट बैलेंस्ड बाय इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। मतलब कॉपर से, देखो कॉपर सॉलिड से कॉपर गैस बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको 1 कह दो,
कॉपर गैस से कॉपर पॉजिटिव गैस बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको 2 कह दो। कॉपर पॉजिटिव गैस से कॉपर 2 प्लस गैस बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको 3 कह दो। कह रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 काफी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मगर वही जब कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस के साथ कंबाइन करके कॉपर Cu2 प्लस एक्वस बनता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है ना वो उतनी नहीं होती जितनी रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए कॉपर से कॉपर 2 प्लस बनना उतना संभव नहीं है। क्या ये बात चमकी? ये लिख रखी है एनसीईआरटी में निक्की सी चीज, मगर ये है बहुत इंपॉर्टेंट। The general trend towards negative E naught values across the series is related to general increase in the sum of first and second ionization enthalpy। कह रहे बेसिकली जो कहानी है आपकी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आगे जाते हुए बढ़ती जाती है, क्योंकि आगे जाते हुए IE1 प्लस IE2 की वैल्यू बढ़ती है, इसीलिए मेटल से मेटल 2 प्लस एक्वस बनना उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस नहीं होता। बेसिकली ये सवाल 4.4 एग्जाम्पल उठा के देखो, ये जेई मेन का पीवाईक्यू है। क्या है ये? जेई मेन का पीवाईक्यू, जबकि है क्या? एनसीईआरटी का एग्जाम। Why is chromium plus 2 reducing and Mn plus 3 oxidizing when both have D4 configuration? Cr plus 2 is reducing as its configuration changes from D4 to D3। ये D जो है अपना वो दो में स्प्लिट हो जाता है, T2G और Eg। तो ये T2G हो गया और ये Eg हो गया। अब T2G जो है वो हाफ फिल्ड हो रहा है, क्योंकि अपना जो क्रोमियम प्लस 2 है वो प्लस 3 में क्यों जाना चाह रहा है? तो असर्शन रीजन में आ सकता है ये, क्योंकि हाफ फिल्ड T2G हो रहा है इसका।